चौधरी हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डीएन चौधरी जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमने अब सिंप्लीफिकेशन को जरा समझ लिया है, हमने इस बात को जरा समझ लिया है कि कैसे टैक्स स्लैब सिस्टम लोगों के लिए फायदेमंद है। ओल्ड रिजीम बेहतर है, न्यू रिजीम बेहतर है। जरा एक बार आप भी थोड़ा सा आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, आप थोड़ा सा हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जरा सजेस्ट कीजिए कि न्यू रिजीम में जाना बेहतर होगा या ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। हाँ सर, आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि आपकी जो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करना है या फिर न्यू टैक्स रिजिम, ये डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट, आपके हाउसिंग लोन और आपके डिडक्शंस पे। अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एटीडी का मेडिकल इंश्योरेंस है और आप हाउसिंग लोन ले रखे, तो आपके लिए हमेशा से ओल्ड जो टैक्स है वो अच्छा रहता था। वो आपके इनकम पर डिपेंड करता। अभी हम एक मोटा तौर पे अगर ये बात देखा जाए, इस बजट से सब लोग काफी एक्सपेक्टेशन थी, काफी लोग को बहुत मत लगा कि इस बार अच्छा कुछ बजट आएगा, लेकिन मैं इसको दो कैटेगरी बांटना चाहता हूँ। पहली कैटेगरी ये है सर जिसकी इनकम 75,000 रुपए 60,000 रुपए से कम है, और एक सैलरीड पर्सन की इनकम जिसका 75,000 से ऊपर सैलरीड इनकम है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जिसकी सैलरी 75,000 से कम है उसको तो बेनिफिट मिला है, नो डाउट, लेकिन जिसकी भी सैलरी 75,000 मतलब कहने का मतलब 7 लाख 8 लाख से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है, उसके लिए कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। वो जो सिर्फ 2.5 लाख का लिमिट जो 3 लाख कर दिया गया, बस उतना ही बेनिफिट उनके लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा उनको टैक्स में सेविंग हमको दिखती हुई नहीं दिख रही है, बनती हुई नहीं दिख रही है। बस जो हमारे लोअर मिडिल है, जिसकी इनकम 50,000 40,000 60,000 रुपए तक है, उनको अच्छी बेनिफिट मिली है इस बजट से। अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें हम समझने की कोशिश करें कि हम इसमें ये देखें कि हमें कैसे अपने टैक्स सिस्टम को समझना होगा, और हमें क्या इसमें अपनी सेविंग भी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम बच्चों की स्कूल की फीस है या कहीं पर हमने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें भी मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है क्या? देखिए सर, मुझे खुद ये एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से कि जो 80C की लिमिट है, जहां आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, बच्चे की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, वो लिमिट 1.5 लाख तक ही रखी गई। जो आई थिंक 2015 का जो बजट आया था, उस समय वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया। तो इस 15 के बजट से लेकर के 23 की बजट खत्म हो गई, लेकिन वो 1.5 लाख का स्लैब अभी तक बढ़ा नहीं है। अगर वो स्लैब कुछ इंक्रीज होता तो हम समझ सकते थे कि उसका बेनिफिट हर क्लास के लोगों को मिलता, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया। उससे हमारी बचत इफेक्ट होगी, हम लोग कुछ बचा नहीं सकते, क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक जनरल माइंडसेट है यहाँ के लोगों का कि हमको टैक्स बच रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, बट वो हुआ नहीं है। सिर्फ टैक्स स्लैब में थोड़ी चेंज कर देना हमको नहीं लगता बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इस पे, तो थोड़ा सा वहाँ उनको फोकस करना चाहिए था हमारे ख्याल से। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, क्योंकि अर्थशास्त्री मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए थे, तो उनका ये मानना था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए, सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना चाहिए। लेकिन अब लोगों के सामने कन्फ्यूज़न है, ओल्ड रिजीम में जाएँ न्यू रिजीम में जाएँ, ये कन्फ्यूजिंग वाली स्थिति है, ना कि सरल किया है। आपको भी ऐसे लगता है क्या? बिल्कुल सर, जब ये लास्ट ईयर जब ये आया था रिजीम ओल्ड और न्यू, तो हम लोग काफी इस चीज को लेकर ये थे कि क्यों ऐसा किया गया, कि क्या जरूरत है, हम लोग क्यों ना एक ही टैक्स स्लैब रखे और उस सबको फॉलो करवाए। यहाँ दो टैक्स स्लैब में सब लोग कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको अप्रैल मई जून के महीने में ही अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि ना हम ओल्ड में जाएंगे कि न्यू में जाएंगे। उसके बाद वो अगर मान लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी हो जाती है, हाउसिंग लोन हो जाती है, उस समय वो परेशानी में पड़ जाते हैं कि हम न्यू में से ऑप्ट करके ओल्ड में जाए कि क्या रहे। तो पूरे साल ये कंफ्यूजन चलते रहता है। इस कंफ्यूजन को एफएम को जरूर खत्म कर देना चाहिए था। ज्यादा कंफ्यूजन रखना आम लोगों के लिए ये है, हम लोगों के लिए कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि हम ओल्ड में कैलकुलेट करें कि न्यू में कैलकुलेट करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है सर। हम मिश्रा सर से एग्री करते हैं इस बात। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और भी कि अगर किसी भी शख्स ने अगर वो टैक्स स्लैब में आया है, आईटीआर फाइल कर रहा है, न्यू रिजीम में अगर उसने सपोज उसने ऑप्ट कर लिया और उसके बाद अगले साल ज़रूरत लगती है कि उसको ओल्ड रिजीम में ही रहना है या ओल्ड रिजीम में जाने की उसको ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या वो बाद में स्विच कर सकते हैं?
देखिए सर, ये ईयर टू ईयर बेसिस पर है। एक बार आपको जो कर सकते हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर जा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। बट लोगों में एक बार जो सेट हो जाता है माइंडसेट, जिसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो लोग ओल्ड में ही रहना पसंद करेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है, मेरा मेडिकल प्रीमियम है, हम क्यों न्यू में जाए। न्यू में तो ये सब सारी रिबेट मिलती नहीं है, वहाँ तो बहुत ही कम रिबेट मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। कुछ कुछ सेक्शन है बस वही मिलती है, बाकी तो कुछ मिलती नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब चीजों को गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए था। सिंप्लीफाइड टैक्स व्यवस्था होना चाहिए था, सिंप्लीफाइड एक रिटर्न का प्रोसेस होना चाहिए था और खत्म करना चाहिए था। यानी कि एक बार सरल शब्दों में और थोड़ा सा समझाइए हमारे सभी दर्शकों को कि जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट किया हुआ है, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, होम लोन चल रहा है या किसी और तरीके के अभी तक लोन चल रहे हैं, तो क्या उनको ओल्ड रिजीम में रहना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा और क्यों होगा, थोड़ा सा ये भी समझा दीजिए। सर देखिए, हमारी जो न्यू और ओल्ड की जो ऑप्टिंग है वो दो चीजें पर डिपेंड करती है। एक तो आपकी इनकम कितनी है, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आपकी हाउसिंग लोन कितनी है, मेडिकल प्रीमियम कितनी है, बच्चे की पढ़ाई में कितना खर्च हो रहा है। ये सब चीजें अगर दोनों के बीच अगर कैलकुलेट किया जाए, तब हम दोनों में से बेहतर कौन सा है तब हम कर सकते। किसी एक चीज को ऑप्ट कर देना ये आपके लिए सही नहीं होगा। पूरे सिनेरियो को देखना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि कौन सा इनके लिए सही है, जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो भी मेरे पास आते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं कि आपके लिए अच्छा है और ये है। ठीक है, अब जरा बजट को लेकर के और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम में, अर्थशास्त्री हैं। मिश्रा जी, इस पूरे बजट के दौरान पहले के मुकाबले बजट और इस बार के बजट को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ 2023 बल्कि 2024 का एक बड़ा लक्ष्य भी है। तो ऐसे में ये चुनावी बजट भी विपक्ष की तरफ से इसको नाम दे दिया गया है। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या? नहीं, चुनाव तो ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के इसके सरकार को फेस करना है। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें थोड़ा सा बहुत बुनियादी बातें हम आपसे करना चाहेंगे। हाँ। अगर आप देखिए, जैसे जीएसटी है, जीएसटी में तीन स्लैब हैं और इनकम टैक्स में पहले 3 ही स्लैब थे, अब ये 7 उन्होंने स्लैब कर दिया। दूसरी चीज ये होती है कि हमको अपना इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स का होता है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है, इसके बेस को हमको मजबूत करना है। ठीक है, जनरली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसका जो इस टैक्स सिस्टम को समझाने के लिए ही हमारी ये बड़ी मुहिम है, बड़ी कोशिश है। माफी के साथ रुक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद वापस जब लौटेंगे तो इनकम टैक्स के इसी सिस्टम को समझने के लिए और बारीकी से विश्लेषण करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।